स्टूडेंट्स, आज हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग इस जो आपके फर्स्ट चैप्टर का मीनिंग नेम है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को समझने से पहले हमें इसके बारे में समझना पड़ेगा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है, हम इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या रोल है हमारी कंपनीज़ में, हमारी इंडस्ट्रीज़ में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं कि आपकी जो कंपनीज थी या जो हम कह सकते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट था, वो 50,000 साल पहले से ही इसे शुरू किया गया था। क्योंकि पहले क्या होता था कि जैसे जो भी गुड्स हों या इन्वेंट्री हो, उनको चेक करने के लिए कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, उसके लिए हम लोग हम टैली स्टिक्स का यूज़ करते थे। टैली स्टिक्स के बाद मतलब टैली स्टिक्स कह सकते हैं कि तिनके की जो तिनके को अलग अलग बंडल्स बनाकर उनको काउंटिंग में किया जाता था। उसके बाद आया कि उसमें फिर मिट्टी के टोकन्स बनाए जाते थे, मिट्टी के टोकन से उसकी काउंटिंग की जाती थी। और फिर उसके बाद जैसे कि हमें कोई ट्रैक रखना होता था, जैसे शिप्स हैं जो आपके जैसे भेड़ बकरियां होती थी, उनकी काउंटिंग रखने के लिए इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती थी। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो इंडस्ट्रियल जो आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसमें आपने जो भी आप पेन एंड पेपर का यूज़ होने लगा। बट नाउअडेज जैसे कि कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, सब चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं, तो देन आपकी टैबलेटर्स, मशीन्स और पंच कार्ड्स का भी यूज़ होने लगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे कि इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन हुआ है, वैसे वैसे आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी और इम्प्रूव होता गया है। तो नेक्स्ट हम लोग अपना लेते हैं इसमें जो आपका मेन हमने हिस्ट्री डिस्कस किया, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो कह सकते हैं कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके बिजनेस प्रोसेस का, ये कह सकते हैं, क्योंकि बिना इन्वेंट्री मैनेजमेंट को यूज़ मतलब कह सकते हैं इन्वेंट्री को मैनेज किए हम अपनी जो भी आप किसी भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री को आप एक नॉर्मल वे में वर्किंग में नहीं ला सकते। तो इसके लिए जैसे कह सकते हैं कि आपकी इसी प्रोसेसिंग के लिए या इसको और टेक्नोलॉजिकल एडवांस करने के लिए डिफरेंट मेथड्स लाए गए, डिफरेंट तरीके यूज़ किए जाते हैं आज भी, और इवन इसमें अभी भी चेंजेस होते जा रहे हैं। इसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज इन्हें अलग अलग नाम दे सकती हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट को, जैसे इसे वेंडर मैनेज इंडस्ट्री भी कहा जाता है, या आप इसे जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री भी कह सकते हो, एफिशिएंट कंज्यूमर रिस्पॉन्स भी इसे कहा जाता है। तो बट इसमें जो मेन कंसेप्ट है दैट इज़ योर कह सकते हैं कि दैट इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसका निचोड़, उसका जो मतलब है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट ही रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जैसे अगर हम एक बैकबोन की बात करें, एक इंडस्ट्री को वर्किंग में लाने की बात करें, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री, ये तीनों चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि तो मैं कह सकते हैं अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा कि जैसे जिसमें मैंने 3 वर्ड्स आपको बताया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या हो गया कि आपको जैसे जो भी सामान बाहर से मंगवाना है उसे कैसे मैनेज करना है, सप्लायर्स कौन है, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आता है। लॉजिस्टिक्स की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। उसके बाद आते हैं आपकी इन्वेंट्री का मीनिंग क्या है कि जो भी रॉ मटेरियल, जो भी या सेमी फिनिश्ड गुड्स या जो भी गुड्स मुझे बाहर से रिक्वायर्ड है वो कैसे मैं, या मेरी अलग अलग प्रोसेसिंग में प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उनको मेंटेन करना, उनके लेवल्स को मेंटेन करना, ये आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आता है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ये सप्लाई चेन के साथ साथ कि आपकी सप्लाई चेन रेगुलर बेसिस में रहे, रूटीन लेवल पर रहे, उसके अलावा आपकी फाइनेंस को भी काफ़ी हद तक ये इफेक्ट करता है। तो हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो एक ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी जो भी मतलब कह सकते हैं कि हमारे पास इन्वेंट्री के जो लेवल्स हैं वो मेंटेन रहें, और आपके पास इतना भी एक्सेसिव में स्टॉक ना हो जाए कि इतना ज़्यादा मनी ब्लॉक हो जाए उस स्टॉक में। क्योंकि ऑब्वियस बात है, अगर स्टॉक हमारे पास बहुत ज़्यादा ओवर स्टॉकिंग हो गया है, ओवर स्टॉकिंग मीन्स क्या हो गया कि स्टॉक ज़्यादा हो गया है हमारे पास, तो मनी ब्लॉक हो जाएगी। या अगर हम अंडर स्टॉक में हैं, अंडर स्टॉक मीन्स क्योंकि स्टॉक कम है, पर तो उससे क्या होगा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेसेस है वो रुक सकती हैं, उनमें हमें रुकना पड़ सकता है, वेट करना पड़ सकता है, एंड देन इसीलिए इन सब चीज़ों के ध्यान में रखते हुए हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट को मैनेज करना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्वेंट्री के बारे में हम इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि इन्वेंट्री जो है
दैट इज़ नॉट स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स कह सकते हैं कि हम उसको एक, मैंने जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने एक अपनी नीड का एक रिक्वायरमेंट निकाल लिया कि मुझे इतनी आवश्यकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री की, बट अब मैं थोड़े टाइम बाद मेरी नीड्स चेंज हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शंस। तो हमें उसके लिए प्लानिंग फोरकास्टिंग पहले से ही करनी पड़ती है कि इन फ्यूचर डिमांड बढ़ सकती है या किसी और चीज़ की डिमांड हो सकती है। अगर मान लीजिए मैं वैरायटी ऑफ गुड्स मेंटेन कर रही हूँ या वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसे मैनेज करना होता है कि किस वैरायटी का कितना इन्वेंट्री हमारे पास होना चाहिए, प्रोडक्शन के लिए कितना इन्वेंट्री जा रहा है, तो कब हमें ऑर्डर करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं। एक सिंपल वर्ड्स में इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो हम एक प्रोसेस कह सकते हैं, दैट इज़ हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट को ऑर्डर, स्टोर, यूटिलाइज और सेलिंग करते हैं एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। क्योंकि ऑर्डर मीनिंग क्या हो गया कि जैसे कि आपने कोई सामान मंगवाना है, रॉ मटेरियल मंगवाना है, और फिर स्टोरिंग हो गया कि आपको स्टोर करना है, कि जैसे कह सकते हो कि अब जैसे अब मान लीजिए कि मुझे आज चाहिए तो मैं अब बिल्कुल कल ही तो ऑर्डर नहीं करूँगी, देन मुझे स्टोर में भी कुछ सामान रखना पड़ेगा, तो देन उसके लिए भी मुझे स्टोरिंग चाहिए। यूटिलाइज करना कि जहाँ जिस डिपार्टमेंट में जितने मटेरियल की ज़रूरत है, जितनी गुड्स की रिक्वायरमेंट है, उसको वहाँ यूटिलाइज करवा देना। एंड देन उसके बाद फिनिश गुड्स जो आपकी बन गई हैं उनको मार्केट में कंपनी को पहुंचाना पड़ता है ताकि वो कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए अवेलेबल हो सके। तो ये सारी जो प्रोसेस है फ्रॉम ऑर्डरिंग टू आपकी कह सकते हैं फिनिश गुड्स प्रोवाइड करने तक, ये सारी आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं यहाँ आपको आई थिंक कि इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री या इन्वेंट्री के मैनेजमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि मतलब कि हम क्यों कर रहे हैं, हमारी सोच क्या है इसके पीछे, वाई वी हम एक ऑर्गेनाइजेशन में इतना इंपॉर्टेंस इन्वेंट्री मैनेजमेंट को क्यों दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आता है दैट इज हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। प्लस हमारे पास जो भी इन्वेस्टमेंट रहती है या जो भी कैपिटल आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं वो एक लिमिटेड स्टॉक में ही होते हैं। हमें उनसे ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि हमारी जगह हमें कोई मशीन खरीदनी है, ज़मीन खरीदनी है, फैक्ट्री बनानी है, तो और उसी के बीच में हमें अलग अलग अपनी कंपनी की और नीड्स भी पूरी करनी है। उसमें से वन ऑफ द नीड होती है हमारी इन्वेंट्री। तो हमें इन्वेंट्री को मेंटेन करना पड़ेगा ताकि अगर आप चाहते हो कि फैक्ट्री जो है हमारी उसकी जो प्रोडक्शन है वो रेगुलर बेसिस पे चलती रहे, देन वी हैव टू हमें इन्वेंट्री के लेवल को मैनेज करना पड़ेगा। और इसका मतलब इसमें भी हमारी इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारी इन्वेंट्री में भी इन्वेस्ट होती है। तो पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की हेल्प से हम अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि ना ही वो एक्सेसिव में हो और ना ही वो अंडर, हम कह सकते हैं अंडर स्टॉकिंग हम आ जाएं, ठीक है ना। तो उसके बाद आते हैं हमारा जो सेकेंड पॉइंट आता है दैट इज टाइमली एंड एडिक्वेट लेवल ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर फैक्टर इनपुट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे एक अच्छे इन्वेंट्री मैनेजमेंट की वजह से जो हमारी जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि रॉ मटेरियल है या आपकी जो भी और प्रोडक्शन करने के लिए डिफरेंट इनपुट्स कह सकते हैं। इनपुट्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जो चीज़ें हमारी रॉ मटेरियल के अलावा भी जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं उनको, उनके लेवल को मेंटेन करना ताकि जो हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो बिना किसी इंटरप्शन के चलता रहे। उसके बाद आते हैं आपका नेक्स्ट दैट इज साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल मेथड्स। आपके जो हम ये कह सकते हैं जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम कर रहे हैं उसमें हम साइंटिफिकली मैथमेटिकली फॉर्मूलाज अप्लाई करके भी उन्हें मेंटेन कर सकते हैं ताकि इन्वेंट्री का एक सही लेवल हम मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिमांड ऑफ इन्वेंट्री इज डायनामिक, क्योंकि वो स्टैटिक कभी भी नहीं है। इन्वेंट्री की डिमांड कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है। इट डिपेंड्स कि हमें कितनी प्रोडक्शन की ज़रूरत है या हमें कितने प्रोडक्ट कंज्यूमर को प्रोवाइड करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए या कभी ये भी हो सकता है कि हमें नीड ना हो पर मतलब हम सप्लायर से डिमांड कर रहे हैं कि हमें इन्वेंट्री चाहिए, पर सप्लायर मना कर देता है कि मेरे पास इस समय ये इन्वेंट्री या ये रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हमें इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट वन आपका नेक्स्ट आता है रिस्क ऑफ लॉस ऑफ इन्वेंट्री। मान लीजिए कि कभी जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री स्टॉक करके रखी हुई है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ सकती है, वो ख़राब हो सकती हैं चीज़ें। मान लीजिए आउट ऑफ फैशन हो सकती
सकती हैं। और मान लीजिए कि कुछ मेरी मशीनरी में प्रॉब्लम आ गई तो वो वेस्ट हो गई मेरी जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, या कुछ कीड़ा लग गया उसमें, तो इस तरह की इन्वेंट्री हमारी वेस्ट हो जाएगी, तो उसको भी हमें मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट वन, रिकॉर्डिंग ऑफ लॉस और कंजप्शन। आपकी कह सकते हैं कि हमारी इन्वेंट्री जब जैसे मान लीजिए हम अपने स्टोर में भी मेंटेन कर रहे हैं, पर ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज़ की वो किसी वजह से, किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए कि उसमें कुछ खराबी आ गई है, वो ख़राब हो गई है, उसमें कीड़ा लग गया, तो उसमें जो लॉसेस हैं उसको भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्योंकि लॉसेस को भी तो मेंटेन करना पड़ेगा कि इन्वेंट्री कितना हमने मंगवाया था, कितना यूज़ हुआ, कितना लॉस में गया या कितना ख़राब हो गया, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसका आता है आपका इसमें कि आप इसमें होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं। होलिस्टिक अप्रोच कैसे? क्योंकि हमें हर तरह से इसे मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करना है? जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपकी स्टार्ट होती है आपकी ऑर्डर से लेकर फिनिश गुड्स बनाने तक, और उसी बीच में बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं किसी को अपना सामान ऑर्डर कर रही हूँ, किसी सप्लायर को ऑर्डर कर रही हूँ, एंड देन उससे मुझे सामान रिसीव करना है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सामान आ रहा है, कौन से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सामान आ रहा है। इसके अलावा अगर मुझे स्टोर करना है तो मुझे किस तरह के स्टोर हाउसेज चाहिए होंगे, वेयर हाउस नॉर्मल वाला भी चलेगा, या मुझे कोल्ड स्टोरेज चाहिए, या कोई और मतलब किसी और तरह की स्टोरिंग मतलब रिक्वायरमेंट है उसके लिए, एंड देन उसको फिर सही टाइम पर सही मशीन, जैसे कह सकते हैं सही डिपार्टमेंट में से प्रोवाइड करना। उसके बाद उसको वापस से उस डिपार्टमेंट में जो मैन्युफैक्चर हो जाएगा, फिनिश गुड्स बन जाएंगी, उसको सही टाइम पर उसकी पैकेजिंग, उसकी शिपिंग करवाना, ताकि जो एंड कंज्यूमर की डिमांड है या एंड कस्टमर की जो डिमांड है उसको हम कंप्लीट कर सकें। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट को करना पड़ता है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपकी कह सकते हैं कि एक रॉ मटेरियल के ऑर्डर से लेकर उसके कंज्यूमर को फिनिश गुड्स बनाने तक सारी जितनी भी प्रोसेसिंग, जितने भी स्टेप्स हमें करने होते हैं, वो सभी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप का है दैट इज़ आपकी इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपका जो टॉपिक है, हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट को इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, वाई वी आर स्टडिंग इट एज अ सब्जेक्ट, या हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक अलग मैनेजमेंट क्यों बनाया गया है। तो पहला है एक्यूरेट एंड ऑन टाइम फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्डर। हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है, या हम कह सकते हैं कि हम अपनी जो प्रोडक्शन है उसे अनइंटरप्टेड रखना चाहते हैं, बिना किसी बाधा के वो कंटिन्यूशन में रहे, इसके लिए हमें इन्वेंट्री को टाइम टू टाइम ये चेक करना पड़ेगा कि एक्यूरेटली हम उसे ऑर्डर करें, एक्यूरेटली टाइम पर उसे रिसीव कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि हमारी जो कंपनी है या जो फैक्ट्री है वो बंद करनी पड़े कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टॉक, हमारे पास स्टॉक नहीं है। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे ओवर स्टॉकिंग हो गई। ओवर स्टॉकिंग में प्रॉब्लम क्या होगी कि रॉ मटेरियल ख़राब हो सकता है, या रॉ मटेरियल अब यूज़ नहीं हो रहा है, या उसकी डिमांड चेंज हो गई है, या आप अगर मान लीजिए दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अंडर स्टॉक हो गया। जैसे पहले हमने डिस्कस किया, अंडर स्टॉकिंग का मतलब क्या है कि आपके पास सामान ही अवेलेबल नहीं है, कि आप मतलब आपके रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है कि आप उसको सही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में से पहुंचा सको। तो इसीलिए आपको इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए कि आप टाइमली उनके ऑर्डर्स आप सप्लायर्स को दे दीजिए, ताकि टाइमली वो आपको सामान पहुंचा सके, और टाइमली आप अपनी फिनिश गुड्स को भी रेडी करके मार्केट में पहुंचा सको। तो इन सभी चीज़ों में क्या हेल्प कर रहा है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सेकेंड वन इज इम्प्रूव्ड इन्वेंट्री प्लानिंग एंड ऑर्डरिंग। तो आपकी जो इन्वेंट्री हम कैसे कर, क्योंकि हम बिना किसी सोच के तो प्रोडक्शन नहीं कर सकते। जैसे कोई भी हमें काम करना होता है, वी हैव टू प्लान। तो हमें पूरे बिजनेस को चलाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। और प्लानिंग का मतलब क्या हो गया कि हमें आपको किस समय कितना काम कैसे करवाना है, इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि हमें पहले से मतलब जैसे प्रोडक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी की प्रोडक्शन हमें किस समय चाहिए होगी। इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, आपकी डिमांड और सप्लाई, कि आपकी कितनी मार्केट में डिमांड है, उसी के अकॉर्डिंग आप सप्लाई भी करोगे मार्केट में। क्योंकि एक्सेस सप्लाई भी अच्छी नहीं है। एक्सेस सप्लाई मीन्स कि ज़्यादा सप्लाई कर दोगे तो वो क्या होगा कि ऐसे लगेगा कि मान लीजिए वो उसकी आउट ऑफ फैशन हो गया या वो ख़राब हो गया, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती
सकती हैं, और अगर हम डिमांड टाइमली पूरी ना कर पाएँ तो उसका भी अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा कंज्यूमर पर। तो इसलिए कह सकते हैं कि आपको सभी चीज़ों को मेंटेन करते हुए कि आपको अपनी जितनी डिमांड हमें हो मिल रही है उसको हम सफिशेंटली पूरा कर सकें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। प्रॉपर मैनेजमेंट इन द सेंस कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उन्हें किस तरह की इन्वेंट्री चाहिए, कब चाहिए, और आप वो कितना टाइम के लिए उनको वो वेट करते हैं, और फिर टाइमली आपकी फिनिश गुड भी रेडी होनी चाहिए। और मान लीजिए कि हम ऑर्डर भी कर देते हैं, सप्लाई आ भी जाती है आपके पास, पर आपके पास स्टोरेज स्पेस होनी चाहिए ताकि आप उसको स्टोर कर सको। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी इन्वेंट्री को प्लान करके ही ऑर्डर करना चाहिए। थर्ड है वेयर हाउस ऑर्गेनाइजेशन। वेयर हाउस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए मैंने इन्वेंट्री को टाइमली ऑर्डर कर दिया पर मेरे पास वेयर हाउस के लिए जगह नहीं है, मीन्स को स्टोर करने के लिए जगह नहीं है, तो आपको क्योंकि वेयर हाउस भी हमें एक सही मतलब जो भी आपको स्टोर करने के लिए सही रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेयर हाउस होना चाहिए। और पर ऐसा भी ना हो कि हम वेयर हाउस हम उसमें ज़्यादा स्पेंड कर दें और उतनी उसकी रिक्वायरमेंट ना हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट कितनी है उसी के अकॉर्डिंग, ताकि हमारी जो इन्वेंट्री है उसको स्टॉक किया जा सके। नेक्स्ट हम आते हैं इसी के ऊपर, दैट इज़ फोर्थ पॉइंट, इंक्रीजेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर हम एक रेगुलर वे में इन्वेंट्री को हम मंगवाते रहेंगे, रेगुलर वे में हम अपनी जो सप्लाई है डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते रहेंगे, तो हमारे कस्टमर्स भी, उन्हें कभी भी ये कमी फील नहीं होगी कि भाई जो हम डिमांड करते हैं तब वो चीज़ वहाँ पर नहीं मिलती। पर हम जब टाइमली ध्यान रख रहे हैं सब चीज़ों का, टाइमली हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, टाइमली फिनिश गुड्स को सही टाइम पर सही जगह पर पहुँचा रहे हैं, तो हमारे कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड रहेंगे। नेक्स्ट वन, ऑप्टिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हम सही जगह पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हुए सही इन्वेंट्री को सही ऑर्डर करके उसको सही लेवल उसका मेंटेन करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है जो ब्लॉक हो सकती है इन्वेंट्री के रूप में, स्टॉक के रूप में, वो मनी ब्लॉक नहीं होगी। नेक्स्ट वन, रिड्यूसेस थेफ्ट और एम्प्लॉय मिसहैंडलिंग। देखिए एम्प्लॉयज़, मान लीजिए कि आपने ध्यान नहीं रख रहे हैं, आपकी एम्प्लॉयज़ ने कितना आपसे रॉ मटेरियल, कितने फिनिश गुड्स बने, कितना लॉस हुआ है, कितनी चीज़ें खराब हो गई, कितना रॉ मटेरियल खराब हो गया, तो इन चीज़ों से, और मान लीजिए सामान कुछ चोरी हो गया, इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, ताकि एम्प्लॉयज़ पर भी एक चेक रखा जा सके कि वो रॉ मटेरियल को वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं या कोई चोरी तो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट को हम यूज़ करते हैं। एंड लास्ट वन इज़ मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। हम प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, कि हमारा मेन मोटिव क्या है बिजनेस को चलाने का, प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो आने वाले अवसर हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, उनको हम ग्रैब करें, और आने वाले जो खतरे हैं या थ्रेट्स हैं जो जिनसे हमें लॉस हो सकता है, उनको कैसे उनके लिए प्रिकॉशंस ले सकते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट को करना चाहिए, ताकि हम अपनी इन्वेंट्री को ना ही अंडर स्टॉक करें और ना ही ओवर स्टॉक करें। ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक को हम मेंटेन कर सकें, ताकि टाइमली प्रोडक्शन के लिए आपकी गुड्स में रॉ मटेरियल हो, और साथ ही साथ फिनिश गुड्स भी आपकी सफिशेंट टाइम में सफिशेंट क्वांटिटी की गुड्स आपके कस्टमर के पास सही जगह पर पहुंच सके। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। इंपॉर्टेंस तक इस वीडियो में है, और आप इसमें आप उसको सुन सकते हैं और इसे रीड भी कर सकते हैं। बाकी आपकी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू क्लास।